देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। सबसे पहली चुनौती थी कि देश में लोकतंत्र को कायम किया जाए और निर्वाचन कराया जाए। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को यानी 1949 को अंगीकृत किया गया था और 24 जनवरी 1950 को इस पर संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र बन गया। अब सबसे पहली चुनौती हमारे देश के सामने थी कि हम किस प्रकार से देश में चुनाव कराएं। इसके लिए हमारे देश में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम था श्री सुकुमार सेन। तो ये चुनाव आयुक्त थे और इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि हम कैसे भारत में चुनाव कराएं, क्योंकि भारत की 85% पॉपुलेशन निरक्षर थी, साक्षर नहीं थी। साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था, 15% साक्षर बताया जा रहा है, लेकिन हम उसको 10% ही मान के चलें। 90% जहाँ असाक्षर लोग हों, निरक्षर हों, और जहाँ 10% केवल साक्षर हों, वहाँ लोकतंत्र की परिकल्पना कैसे की जा सकती? लोकतंत्र में सारा पावर जनता के हाथ में होता है और जनता अनपढ़ हो। एक कार में एक अप्रशिक्षित अशिक्षित ड्राइवर को बिठा दिया है और उसमें वीआईपीज लोग बैठे हों, क्या उनकी यात्रा सुरक्षित होने वाली है? हम कल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति को रोड पर लिखे हुए रूल्स मालूम नहीं है, जो भी प्रतीक चिन्ह लगाए जाते हैं रोड पर उनके बारे में उसको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, क्या सेंस निकलता है इसका। गाड़ी स्लो लेनी है, गाड़ी कौन सा टर्न है, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, कहाँ कर्व है, क्या है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि वो अनपढ़ व्यक्ति। तो क्या हम उससे कल्पना कर सकते हैं? उससे तो हम यही कल्पना कर सकते हैं कि ये गाड़ी में बैठी सवारियों का तो केवल भगवान ही मालिक, बस ये वहाँ तक पहुँच जाए अपने डेस्टिनेशन तक, तब तो अच्छी बात है। अन्यथा तो हमें लगता है कि तो हमारे देश की जनता के हाथ में हमने पूरी ताकत दे दी थी, शक्ति दे दी थी लोकतंत्र में, और जनता अनपढ़। सबसे पहला निर्वाचन का काम आता है निर्वाचन सूचियां बनाना, मतदाता सूचियां बनाना। मतदाता सूचियां बनाने के लिए हमारे देश में बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को लगाया गया जो मतदाता सूचियों को बना सके। वयस्कता के आधार पर उनको भारत का नागरिक बनाया जाए और उनको निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दे दिया जाए, मताधिकार दे दिया जाए उनको। ऐसे में निर्वाचन सूचियां बनी। निर्वाचन सूचियां बन करके निर्वाचन आयुक्त महोदय के सामने पहुंची तो उस सूची में बहुत बड़ी त्रुटि उनको दिखी। बहुत सारी महिलाएं, करीब 40 लाख महिलाओं के नाम के आगे उनके पति और पिता के नाम नहीं थे। फला की बेटी और ढिका की पत्नी इस प्रकार से लिखा था उसमें, लेकिन पिता और पति के नाम नहीं लिखे थे। पूरा निर्वाचक मंडल बैठा हुआ था तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, चुनाव कराया जाए। लेकिन हमारे जो निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे वो इस बात पर तैयार नहीं हुए, वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, जब तक मतदाता सूचियां सही और स्पष्ट नहीं बन जाएंगी तब तक मैं चुनाव नहीं करा सकता। इधर सरकार का दबाव बन रहा था निर्वाचन जल्दी कराया जाए और एक सरकार, चुनी हुई सरकार का गठन किया जाए जिससे हम दुनिया को दिखा सके कि लोग, हमारे देश में लोकतंत्र कायम हो चुका है, हमारा देश गणतंत्र बन चुका है। इस बात की सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमारा निर्वाचन आयोग पूरी तत्परता से, पूरी लगन से काम कर रहा था। एक बात आपने देखी होगी, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सहयोग करने वाले कम,
हाथ बटाने वाले कम, टांग खींचने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। जब भी करें, दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारी पीठ थपथपा देते, करो हो जाएगा, कोशिश करो। कुछ लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता, असंभव है ये, ना तो वो कुछ कह पा रहे ना ये कुछ कह पा रहे। अभी कुछ देर पहले एक हमारे पास छात्र आकर के कहता है, सर ये क्वेश्चन 100% 4 नंबर में परीक्षा में आएगा। हमने कि कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप बात रख रहे हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस के अंतर्गत आती है, ये व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। चूँकि हमारा दायित्व भी है छात्र को समझाना और उसको उस रेंज तक ना जाने देना कि जिससे वो गलत रास्ते पर पहुंच जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। हमें ओवर से रोकना है, कॉन्फिडेंस लेवल तक तो हमें ले जाना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस पर नहीं ले जाना, क्योंकि इस बात को तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला है, और अगर कहता है तो इसी को तो ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो सुकुमार सेन जी अपने काम में लगे हुए थे निर्वाचन कराने के लिए। बहुत सारे नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि ये असंभव है और हमारा देश निर्वाचन नहीं करा पाएगा और हमारे देश में लोकतंत्र कायम नहीं हो पाएगा। एक तबका इन लोगों का भी था, एक तबका उनका भी था कि हमको करना है, हमको करना है और हम करेंगे। हम भारत में चुनाव करा के ही छोड़ेंगे। लोग अनपढ़ हैं तो क्या हुआ, वो उस बारे में सोच रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि ये करा ही नहीं सकते। उनकी सोच केवल यहीं तक, आगे नहीं सोच पा रहे थे वो। उन्हें तो बस एक लिख गया तो डिसीजन ले चुके थे। इसी को हम अभी बता रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस कहते। हो ही नहीं सकता। इधर ये कह रहे थे हो सकता है, संभावनाएं तलाश रहे थे, कैसे करें, रास्ता तो मिले कहीं। जब एक व्यक्ति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो प्रयास करता है कोई और रास्ता होगा, और अंततः उसको रास्ता भी मिल जाता है। अगर प्रयास बंद कर दोगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी सफलता को पाने के लिए प्रयासों का बड़ा महत्व है। प्रयास हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहिए। सामने आपके दीवार खड़ी है, रास्ता नहीं है, फिर भी आप प्रयास कीजिए, रास्ता अवश्य मिलेगा। सुकुमार सेन भी यही करते गए और उन्होंने बिल्कुल अपने एकाग्रचित होकर बस रास्ते की तरफ चल पड़ते गए। उन्होंने दोबारा निर्वाचन सूची बनवाई, मतदाता सूची बनवाई, और उन सूचियों में सबके नाम, 40 लाख महिलाओं के नाम के सामने उनके पति और पिता के नाम आ गए। अब जाकर के सुकुमार सेन जी यानी कि जो चुनाव आयुक्त थे वो संतुष्ट हुए और उन्होंने निर्वाचन कराने की तिथियां घोषित कर दी। अब हमारे देश में निर्वाचन की तैयारी होने लगी। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। जब पहला चुनाव हुआ था हमारे देश में तो 17 करोड़ मतदाता थे हमारे। आज तो 140 करोड़ जनसंख्या है और लगभग मतदाता 90 या 100 करोड़ के समथिंग मतदाता होंगे। 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक, उस समय जो चुनाव होना था उसमें 3200 विधायक और 489 सांसदों का चयन करना था। एक आप कल्पना करो, 17 करोड़ मतदाताओं में 15% साक्षर और 85% निरक्षर। साक्षर मतलब पढ़े लिखे कितने हैं, 15%, और निरक्षर कितने हैं, 85% अनपढ़ लोग। इन 17 करोड़ में से सबसे ज़्यादा संख्या जो थी वो थी निरक्षरों की। इतने निरक्षर लोगों को 3200 विधायक और 389 सांसदों का चयन करना था। ये मत सोचना 3200 विधायक किस विधानसभा में हैं, नहीं, आप गूगल पर सर्च करना शुरू कर दो, कहीं भी देखना शुरू कर दो कि 3200 विधायक भारत की किस विधानसभा में हैं, तो ये किसी भी विधानसभा में नहीं मिलेंगे। सर्वाधिक विधायक
या विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन 3200 वो भी नहीं है, 1000 भी नहीं है अपने यहाँ, तो 400 भी नहीं, 500 भी नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में 3200 विधायकों का ये कहना है कि 3200 पूरे देश के जो राज्य थे उस समय 14 राज्य जो थे, उन राज्यों में चुनाव होने थे, उसके लिए 3200 विधायक थे और 389 सांसद जो कि हमारी लोकसभा के लिए चयनित होने थे। 17 करोड़ जनसंख्या को 3200 विधायक और 389 सांसदों का चयन या चुनाव करना था। 489 सांसदों। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। इन मतदाताओं में कितने थे? 15% साक्षर। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। अब सबसे पहले सुकुमार सेन के सामने एक समस्या थी कि हम चुनाव कैसे कराएं, मतदान की पद्धति क्या हो, किस प्रकार से चुनाव कराया जाए। भाई छोटा चुनाव तो नहीं है, स्विट्जरलैंड जैसा हाथ उठा के करवा दो। स्विट्जरलैंड में हाथ उठा के चुनाव होता था, ऐसा तो नहीं है, सबसे छोटा लोकतंत्र। इसी प्रकार ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी का नाम लेकर के खड़े हो जाएं, या यूं कहो कि ये 4 हमने कॉलम बना लिए, यहाँ कृष्णा खड़े हैं, यहाँ नीतीश खड़े हैं, यहाँ लालू प्रसाद खड़े हैं और यहाँ अनुज खड़े हैं, और भाई इनकी तरफ कितने लोग खड़े हो रहे, लोगों को भी खड़ा कर दिया जाए भाई जो जिसके। इतना भी नहीं थी, क्योंकि 17 करोड़ जनसंख्या के द्वारा चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या थी कि हम किस पद्धति से चुनाव कराएं जिसमें 85% अनपढ़ व्यक्ति भी वोट कर सकें। अगर हम नाम लिख के देते हैं कि वो नाम लिख के दे दें तो नाम से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ भी नहीं पाते वो। तो इसके लिए हमने जो चुनाव पद्धति अपनाई वो थी मतपत्रों पर चुनाव चिन्हों का अंकन करना। मतपत्र बनाए गए, चुनाव चिन्ह का अंकन किया। चुनाव चिन्ह, भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो पढ़ लेगा नाम, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति क्या देखता है? चिन्ह देखता है। वो चिन्ह देखता है कि इनका चिन्ह कौन सा है। लालू प्रसाद यादव की लालटेन कहाँ है वो ये देखता है, मुलायम सिंह यादव की साइकिल कहाँ है वो देखता है। और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे, इनमें 15% मतदाता साक्षर थे। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। 3 लाख से अधिक चुनाव कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी, क्योंकि ट्रेनिंग देंगे तभी तो वो जाकर के चुनाव करा पाएंगे। आपका पहले प्रशिक्षण होगा। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी के माध्यम से सरकार को कोई योजना जन जन तक पहुंचानी होती तो पहले आंगनवाड़ी वालों को इकट्ठा किया जाता है, जो कार्यकर्ता होती हैं, उनकी एक मीटिंग ली जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि लोगों को आप किस प्रकार जागरूक करो, किस प्रकार से उनसे बोलो कि वो टीका लगवाने के लिए तैयार हो जाएं, किस प्रकार से आप बोलो कि अपने बच्चों को आपके यहाँ पोषण आहार लेने के लिए वो आ सके। तो ये सारी चीज़ के लिए प्रशिक्षण देना होता है। ये तो छोटे ही उसमें हो गया, लेकिन उस समय पहली बार ऐसा हो रहा था तो निर्वाचन आयोग ने 3 लाख से अधिक अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, क्योंकि अप्रशिक्षित मतदाता, भारी भरकम चुनाव था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। जब हमारे देश में चुनाव हो रहे थे उस समय तक लोकतंत्र केवल धनी देश, जो पैसे की, जिनकी इकोनॉमी मजबूत थी, उन्हीं देशों में लोकतंत्र चल रहा था और कहीं लोकतंत्र नहीं, क्योंकि निर्धन देशों में लोग लोकतंत्र का महत्व
नहीं समझेंगे। आप गरीब हो, आप वोट करने जाओगे या मजदूरी करने जाओगे, वो अपना पेट भरने के लिए जाएगा, अपने खेत में काम करने के लिए जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति वोट की वैल्यू नहीं समझता था उस समय। तो ये जहाँ भी लोकतंत्र थे वो धनी देश थे। चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था, और उस समय तक यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार दिया ही नहीं गया था। आपने एक चीज़ देखी होगी, महिलाओं को मत देने के पीछे बहुत से लोग टीका टिप्पणियां करते हैं। जब निरक्षरता हमारे देश पर हावी थी तो कहते थे कि महिलाएं अपनी मर्जी से वोट नहीं करती हैं, वो प्रायः अपने पति, पिता या भाई के कहने पर या बेटे के कहने पर ही मतदान करती हैं, वो स्वयं अपनी मर्जी से मतदान नहीं करती। इसलिए महिलाओं को मताधिकार देना निरर्थक है, ऐसा लोगों का मानना था। चूँकि अब हमारे देश में साक्षरता हुई है, जागरूकता हुई है, महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, 21वीं सदी है, वो भी समझने लगी कि हमको किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। अब तो पति भी नहीं समझ पाते कि महिला किसको वोट दे के आ गई। पति से कहेगी हाँ जिसको आप कह रहे हैं उसी को देंगे, लेकिन जिसको देना होता है उसको देती। अभी आपने खैर जाने दो। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ। हमारे देश में कौन से सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल हुआ, सभी लोगों की मत में देने में भूमिका हो। आप में बड़ा नहीं, अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। सार्वभौमिक मताधिकार अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे, हिंदुस्तानी संपादक मतलब एक समाचार पत्र का संपादक क्या लिखता है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। उस संपादक ने तो लिखा कि सार्वभौमिक मताधिकार जो है इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, इसमें बहुत सारा धन खर्च होगा, लेकिन जैसे जुआ में धन खर्च करने के बाद पैसा लौटने का चांस बहुत कम होते हैं, उसी प्रकार इस चुनाव में भी जो पैसा खर्च किया जा रहा है इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए उस संपादक ने इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा, एक ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका थी, अब वो उन लोगों को लेके आ रहे हैं जो टांग खींचने वाले हैं, कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। ऑर्गेनाइज नामक पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में ये देख लेंगे, जब तक वो जीवित रहेंगे वो देख लेंगे और पछताएंगे भी, जीते जी अपने जीवन में वो देख लेंगे और पछताएंगे भी कि भारत में सार्वभौमिक जो मताधिकार था वो असफल रहा। ऐसा पहले ही लिख दिया उसने। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना। ये भी एक बीमारी होती है। हमारी बहुत सी ऐसी बीमारियां होती जो हमें समझ में नहीं आती, बहुत सी ऐसी बीमारी होती जो समझ में नहीं आती, इनको मानसिक बीमारी कहते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना, पहले से ही किसी के बारे में धारणा बना लो और कुछ करो नहीं, बात मत करो, जाओ नहीं किसी के पास, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होना है। तो ऑर्गेनाइज नामक जो पत्रिका थी इसने तो पहले ही कह दिया था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा, पहले ही घोषणा कर दी। में नौटंकी है और ये देखेंगे लोग। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, 2 बार चुनाव स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। 1951 से लेकर के अक्टूबर 1952 तक चुनाव हुए। एक डेट में तो चुनाव नहीं हो सकते थे इतने बड़े देश में। तो अक्टूबर
1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। 51 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 52 का जनवरी और फरवरी, यानी 5 महीने चुनाव चले, जिसमें 3200 विधायक और 489 सांसदों का चुनाव होना था। इस चुनाव को अमूमन 52 का चुनाव ही कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि ये पहला भारत में जो आम चुनाव हुआ था तो 1952 का ही चुनाव हुए। में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार। अगर 3200 विधायक चुने जाने थे तो करीब 3200 विधायक थे, तो 6400 विधायक, 6400 कम से कम एक सीट के लिए थे। एक औसत एवरेज लगाएगा, कहीं ज़्यादा भी होंगे, कहीं कम भी होंगे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला, यानी कि 17 करोड़ में से आधे से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। जब चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया, यानी चुनाव हो गए, चुनाव की वोटों की गिनती हुई और परिणाम आ गए, रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आने के बाद जो उम्मीदवार हार गए थे उन लोगों ने भी ये बताया कि ये चुनाव निष्पक्ष हुआ। जबकि आज के दौर में क्या करते हैं, हारने वाला कहता है ईवीएम में गड़बड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसमें गड़बड़ी थी। हार जाता है और जीत जाता है तो कहता हाँ ठीक हुआ, फिर नहीं कहता है, और दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन उस समय के लोगों की सोच देखिए, हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस चुनाव को निष्पक्ष बताया था। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। सार्वभौम मताधिकार का जो प्रयोग था हमारे देश में पहली बार हुआ था, जिसके बारे में ऑर्गेनाइज पत्रिका ने भी लिखा था, और साथ ही साथ एक हिंदुस्तानी संपादक ने तो इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था। तो इन सब लोगों के मुंह बंद हो गए। क्यों? क्योंकि ये टांग खींचने वाले थे। दूसरी तरफ सुकुमार सेन जी और उनकी जो टीम लगी हुई थी चुनाव कराने के लिए, वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे हम इस चुनाव को कराएं, इतने बड़े लोकतंत्र में हम कैसे आम चुनाव कराएं। आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना, भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया है। अब तो दुनिया में भी ये होने लगा कि विश्व के भारतीय यानी दुनिया के इतिहास में भारत ही ऐसा देश था जिसने इतने बड़े देश में लोकतंत्र को कायम किया, इसको अंजाम दिया है। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसको कहते हैं मील का पत्थर। 1952 का जो आम चुनाव था विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के लिए या आम चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। हमने आपको बताया था अब तक जो लोकतंत्र कायम था वो कहाँ था? धनी देशों में, और साक्षर लोग थे वहाँ था। लेकिन अब ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि लोकतंत्र के आम चुनाव में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है, यानी दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र हो सकता है।